आला वर्ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिफ़्ज़ान सेहत के साथ एक मरतबा फिर आपका मेज़बान डॉक्टर हकीम मोहम्मद ज़ुबैर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो शख्सियत का नाम है हकीम अब्दुल जलील साहब, जिनका ताल्लुक़ जो है नांदेड़ से है और जिन्होंने मालेगांव से फ़राग़त हासिल की है यूनानी स्कॉलर के तौर पर। इनके ताल्लुक़ से और भी बहुत सी बातें आपको इंशाअल्लाह रहमान बताएंगे, वो ख़ुद अपना तारुफ़ देंगे। तो आज का मौजू जो हमने आज इंतख़ाब किया है वो मौजू है कुल्लियात तिब का। इसका इंतख़ाब करने की वजह यह है कि जो हमारे साथ हकीम साहब मदऊ हैं उन्होंने इसी के ऊपर रिसर्च की है और ये इसी के लेक्चरार भी हैं। और हकीम साहब, हम आपका मतलब जो है इस्तकबाल करते हैं आपसे स्टूडियो के अंदर। माशाल्लाह, आप अपना तारुफ जो है अगर हमारे नाज़रीन को खुद इनायत फरमा दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने तो काफ़ी बेहतर अंदाज से मेरा तारुफ करा दिया ही है। मैं नाचीज़, मेरा नाम अब्दुल जलील अहमद है, मैं नांदेड़ का रहने वाला हूँ। मालेगांव से मैंने ग्रेजुएशन हासिल किया, बैचलर ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल किया। उसके बाद बॉम्बे में मैंने एमडी में दाखिला लिया और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने एमडी कामयाब किया। एमडी जो मैंने किया, मेरा सब्जेक्ट कुल्लियात तिब था और जिस दिन से मैंने यूनानी लाइन में कदम रखा डॉक्टर साहब, उस लाइन से ही मुझे एक यूनानी से और इसके बेसिक फंडामेंटल से और कुल्लियात तिब से बड़ी लगाव और बड़ी दिलचस्पी थी। तो उसी ज़मीन में मैंने आगे बढ़ा और बड़ी खुशी की बात हुई जब यहाँ बॉम्बे में एडमिशन हुआ और बॉम्बे में जब मैं सुना कि एमडी में दाखिला हो रहे हैं और मैंने प्रेफरेंस यूनानी के सब्जेक्ट स्पेशली कुल्लियात तिब को दिया। हालांकि उस वक्त ऐसा रवि थी और ऐसे लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की तरफ भाग रहे थे, लेकिन मैंने उन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को छोड़कर एक कुल्लियात तिब की लाइन को चॉइस किया। ये मेरे लिए एक टारगेट था और मैंने उसको पूरा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल किया और आज डॉक्टर बॉम्बे तिबिया कॉलेज जो डॉक्टर मोहम्मद इसाक जमखाना वाला एंड हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, अपने आप में एक अपनी तारीख रखता है। उस मायनाज कॉलेज में मैं एक शोबे का लेक्चरर हूँ और मेरा डिपार्टमेंट डॉक्टर कुल्लियात है, उसी से मैं वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने कुल्लियात तिब के अंदर एमडी की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि अपने नाज़रीन से को मतलब मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये कुल्लियात तिब जो है फंडामेंटल, जैसे आपने बोले कि ये यूनानी का फंडामेंटल यानी बुनियादी सब्जेक्ट है, दूसरे दीगर सब्जेक्ट्स जो हैं इसी के उसूलों के ऊपर काम करते हैं, जाहिर सी बात है। जी, तो इसका यूनानी का फंडामेंटल है, ये यूनानी की बुनियाद है, ये सब्जेक्ट जो है कुल्लियात तिब। तो थोड़ा सा कुल्लियात तिब को आप एक्सप्लेन कर दें। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल्लियात तिब के ताल्लुक से आपने पूछा मुझसे डॉक्टर साहब, कुल्लियात और तिब ये दो एक अलग अलग लफ्ज़ है। यूनानी का ताल्लुक बहुत ज़्यादा अरबी, फ़लसफ़ा, मंतिक, पर्शियन ये सब चीज़ों से है। तो इसके अंदर जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल की गई है, जितनी भी इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर अरबी का थोड़ा ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है और अरबी का ज़्यादा अमल दखल है, इस्तेमाल किया गया। तो उसी तरीके से कुल्लियात भी एक अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने आते हैं रूल, रेगुलेशन, उसूल, ज़वाबित, कानून, ये सारे। अब तिब का ताल्लुक जो है, ये तिब का ताल्लुक तबीयत से है। अच्छा, तबीयत से? तबीयत से है, यानी कि एक ऐसा इल्म जो तबीयत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करे। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ में एक चीज़ है कि अगर सेहत हमारी हासिल है, अगर हम सेहतमंद है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर मर्जी कैफियत में हम मुब्तला है, अल्लाह ना करे कभी कोई मरीज हो, लेकिन अगर इत्तेफाक से हम मर्जी कैफियत में मुब्तला होते हैं तो ऐसी सूरत में उससे हिफाजत की जाए, उससे बचा जाए, उसकी रोकथाम की जाए, ये मुताल्लिक़ है। अब कुल्लियात का जब ताल्लुक़ है, कुल्लियात का ताल्लुक़ रूल्स रेगुलेशन से है। यहाँ पर हम तिब से मुराद स्पेशली तिब्ब यूनानी हम बताएंगे। तिब्ब यूनानी में ये है कि उसकी पूरी की पूरी बुनियाद और पूरे की पूरी बिल्डिंग और पूरे के पूरे जो इमारत है वो उसके कुल्लियात के ऊपर डिपेंड है। यूनानी तिब के अंदर जो कुल्लियात होते हैं वो उसके हुर्फ़ अबजद की तरह से है। जिस तरीके से एक
स्कूल में लड़का जाता है और पहली फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़ता है तो उसमें हुर्फ अबजद वो पढ़ता है, अलिफ बे ते से। उसी तरह से मैं ये कहता हूँ, वाक़तन और हकीकतन ये कहता हूँ कि हर यूनानी के जानने वाले को कुलियात के ताल्लुक से जानना इंतहाई जरूरी है। तो बुनियाद है, ये बुनियाद है। जब तक हम बुनियाद नहीं सीखेंगे बिल्डिंग हमारी नहीं खड़ी रह सकती। तो किन बुनियादों पर यूनानी पैथी मतलब जो है वो काम करती है, वो कुछ बुनियादें होंगी? बिल्कुल बुनियादें हैं। कुलियात तिब के ताल्लुक से जैसे एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर कई शोबेजात हैं। जैसे सबसे पहला शोबा जिसमें मैंने काम किया हूँ कुलियात है। कुलियात की इतनी इम्पोर्टेंट है, शेख बुअली सीना से लेकर आज तक के ज़माने में जितने फ़िलासफ़र, जितने स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तसानीफ में सबसे पहले कुलियात का जिक्र किया। अच्छा, कुलियात के ताल्लुक से एक गलत फहमी लोगों के अंदर ये पाई गई है कि कुलियात मीन्स वो लोग इल्मुल अदविया से इसका ताल्लुक जोड़ते हैं। अच्छा, जबकि इल्मुल अदविया से इसका ताल्लुक तो है लेकिन मुकम्मिल इल्मुल अदविया नहीं है, मतलब पूरी तरह से कुलियात जो है वो इल्मुल अदविया के ताल्लुक से भी रूल्स रेगुलेशन देगा, फंडामेंटल देगा, क्लिनिक के ताल्लुक से भी देगा, पैथोलॉजी के ताल्लुक से भी देगा, जिसको हम माहियतुल अमराज के नाम से जानते हैं। पैथोलॉजी मीन्स माहियतुल अमराज और क्लिनिक मीन्स शरीरियात। इसी तरह से अगर कोई सर्जरी का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसके ताल्लुक से भी वो रूल्स रेगुलेशन देगा। हर सब्जेक्ट हर डिपार्टमेंट के तहत ये रूल देगा। जैसे सपोज मौलजे के तहत मौलजात या मौलजा इलाज मौलजे के तहत एक मैं आपको रूल बताता हूँ। हमारे पास में सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि इलाज बिल जिद किया जाता है। इलाज बिल जिद किया जाता है। जैसे अगर सर्द अमराज है तो गर्म दवाएं देंगे। तो ये रूल दिया किसने? आज मौलजात डिपार्टमेंट या पूरा का पूरी तिब आज जो काम कर रही है, ये किसके ऊपर काम कर रहा है? कुलियात के ऊपर काम कर रहा है। हमको जब तक मंजिल पे जाने का रास्ता नहीं मालूम रहेगा, हम मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, मैं कुलियात का स्कॉलर होने के नाते आपको ये बता दूं कि कुलियात एक बहुत बड़ी जमात है जो अपने अंदर हर डिपार्टमेंट के तहत रूल्स रेगुलेशन को बताती है और उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके एक यूनानी स्कॉलर, एक फंडामेंटल, एक यूनानी फिजिशियन, एक हकीम, एक तबीब और एक स्कॉलर काम करता है। तो ख़ास तौर से वो जो जिन बेसिस पर जो बुकरात ने नज़रिया पेश किया था, खासतौर नज़रिया अखलाक, तो मैं उस तरफ आना चाहूँगा अज़ीम साहब कि वो नज़रिया अखलाक क्या है और खिलतें किसे कहते हैं और खिलतें किस तरीके से मतलब जो है जिस्म के अंदर काम करती हैं और उनके एतदाल पे रहने और एतदाल से बिगड़ जाने की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ जो है हमारे जिस्म में रूनुमा होती हैं और सेहत व मर्ज़ से सब चीज़ का क्या ताल्लुक़ है? इखलात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इखलात का भी ताल्लुक़ कुलियात से है। और ये एक मायनाज और तिब की एक अहम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है और एक रूल है। कुलियात के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उमूर तबइया के अंदर आता है। जैसे उमूर तबइया कुछ ऐसे उमूर, कुछ ऐसे अरकान, कुछ ऐसे पिलर्स जिसके ऊपर तबीयत टिकी है। तो इस तरीके से कुछ 7 उमूर हमारे पास उमूर तबइया के अंदर रिलेटेड है, उसमें जम है। हमारा यूनानी कंसेप्ट के तहत हमारा ये नजरिया है कि जिसमें इंसानी 7 उमूर से मिलकर बना है, जिसमें हम सबसे पहले अनासिर का नाम लेते हैं, दूसरा मिजाज का नाम लेते हैं, तीसरा अकलात है, चौथा आज़ा है, पांचवा क़वा है, अरवा अफ़ाल, इस तरीके से आगे की को टोटल 7 उमूर है। इन उमूर में से अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, अगर एक भी चीज़ मादूम हो जाए, अगर एक भी चीज़ ख़त्म हो जाए, अगर एक भी चीज़ अपनी जगह से हट जाए या अपनी तबई कैफियत व मिक़दार से हट जाए, हमारा जिस्म इंसानी की सेहत या हमारा जिस्म इंसानी की बुनियाद ख़त्म हो जाती है। मतलब तस्वुरी जिसमें इंसानी का जो है वो मालूम हो जाता है। 7 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिसमें हम लोग चाहते हैं, मैं ही चाहता हूँ कि चूँकि हमारी जो पूरी थ्योरी है, यूनानी की जो पैथी है, वो पूरी की पूरी जो है वो नज़रिए अखलाक के ऊपर ही काम करती है। ख़ास तौर से अमराज के ताल्लुक से जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि भाई फ़लाँ खिल्त का गलबा हो गया, फ़लाँ खिल्त की कमी हो गई, फ़लाँ खिल्त जो है एतदाल से बिगड़ गई, फ़लाँ खिल्त के अंदर जो है फूनत पैदा हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम जब भी जिक्र करते हैं, जब भी हम मुताला करते हैं किसी चीज़ का, तो ये चीज़ें आती हैं कि खिल्तों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ। तो ये खिल्तें कहाँ से आती हैं हकीम साहब और कहाँ बनती हैं और इनका कहाँ मतलब प्रोडक्शन होता है और कहाँ यूटिलाइजेशन
डाइजेशन होता है, कैसा इसका किस तरीके से एतदाल पर कायम रहते हैं? जी, इसको ये जैसे बुनियादों में मैंने बताया आपको कि इखलात का जिक्र है, आपने भी उसी रिलेटेड, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा रूल है जिसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा। इखलात का ताल्लुक पूरे जिस्म इंसानी से है। इखलात जिस तरीके से मैंने बताया कि एक बुनियादी उसूल है, उसके तहत ही आता है। जिस्म के अंदर तमाम के तमाम इखलात का एक नॉर्मल लेवल पे होना ज़रूरी है। इखलात ये एक लफ्ज़ है जिसके मायने आते हैं खिल्त मिल्त होना, मखलूत होना, या मिली हुई चीज़ें, या आमेजिश होना। एक अगर लफ्जी एतबार से देखा जाए तो इसके मैंने ये आएंगे डॉक्टर साहब के, खिल्त मिल्त होना, मिली हुई चीज़ों का या एक मिली हुई मजमूए का नाम हम इखलात कहेंगे। इसके अंदर 4 खिलतें आती हैं, खिलते दम, खिलते सफरा, खिलते बलगम, खिलते सौदा। इस तरीके से 4 खिलतें आती हैं। 4 खिलतों का जिस्म के अंदर नॉर्मल मकदार में होना इंतहाई ज़रूरी है। अब आपको एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इखलात के नज़रिए के तहत जब मैंने इसका नज़रिया पढ़ा, इतना मैं खुश हुआ, ये इतना अपने आप में एक जामे नज़रिया है। मैं इस वक्त भी मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में भी अपने असलाफ की जहानत का अंदाज़ा लगाया कि उस वक्त उन लोगों की सोच कैसी रही होगी। कोई उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई वसाइल मौजूद नहीं थे, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने बुनियादी और इतने मुस्तहकिम रूल्स रेगुलेशन जहानत की वजह से। तो खिल्त की बात चल रही थी। खिल्त जिस्म के अंदर 4 तरीके से पाई जाती है, जिस तरीके से मैंने बताया कि दमवी, सफरावी, बलगमी, सौदावी। अब इन चारों की अलग अलग स्पेशलिटी है, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग इनकी खुसूसियत है। उसी एतबार से आदमी का हर फेल अंजाम पाता है। तो हकीम साहब एक चीज़ मैं मतलब पूछना चाहूँगा कि खिलतें जब एतदाल, हम बोलते हैं कि खिलतों का एतदाल पर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सेहत जो है वो कायम रह सकती है। तो खिलतों का एतदाल पर रहना क्या हर शख्स में, हर इंसान के अंदर यकसानियत से तो यकसा तौर पर जो है एतदाल पर रहती हैं, या हर एक का मतलब कुछ अलग अलग वो रहता है, मिजाज बनता है? हाँ, इंसान के जिस्म का जो मिजाज है वो पूरा का पूरा खिल्त के ऊपर टिका हुआ है। और मैं यूँ कहूँ कि अगर पूरी की पूरी तिब्बे यूनानी मिजाज और इखलात के अतराफ में घूमती है तो गलत ना होगा। जैसे इंसान का मिजाज खिल्त के ऊपर, बीमारी का मिजाज खिल्त के ऊपर, दवा देंगे मिजाज के ऊपर, दवा किस मौसम में दे रहे मिजाज के ऊपर, पेशेंट का क्या मिजाज है उसमें मिजाज देखेंगे, पेशेंट को कौन से इन्वायरमेंट से फ़ायदा होता है उसमें मिजाज देखेंगे। तो इस तरीके से भी एक आदमी के जिस्म में नॉर्मल क्वांटिटी में या मोतदिल एतदाल में या एक नॉर्मल लिमिट में जिस्म के अंदर इखलात का होना ज़रूरी है। जैसे दमवी है कोई आदमी या कोई पर्सन, अगर हम जिसको दमवी करार देते हैं तो कुछ ऐसी साइन सिम्टम्स होगी जिसकी वजह से हम उसको दमवी करार देंगे। अब ये दम जो खिल्त है इसके जिस्म में नॉर्मल मकदार में मौजूद है, तभी हम इस पर्सन को दमवी करार कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफरा खिल्त है तो सफरे की मकदार अगर जिस्म के अंदर नॉर्मल मकदार में मौजूद है तभी हम इसको सफरावी पर्सन करार दे रहे हैं। इसी तरीके से बलगमी और इसी तरीके से सौदावी। तो डॉक्टर साहब जैसे ये अपने जो चारों अपने अखलात बताए, खिलते दम यानी ब्लड है, सफरा है और बलगम है, तो ये चारों जो अखलात हैं, तो मर्ज़ों का जो तकसीम है, अमराज की जो तकसीम है, क्या वो इन्हीं खिलतों के एतबार से हो सकती हैं? बिल्कुल इन्हीं खिलतों के एतबार से। किसी को हमने कहा कि इनको दमवी मर्ज़ है, इनको जो है सौदावी मर्ज़ है, इनको जो है तो बलगमी मर्ज़ है या इसको सफरावी मर्ज़ है, तो कुछ ऐसी मखसूस अलामतें होती हैं। हालांकि तमाम जो अमराज होते हैं उन अमराज की अलामतें तो पर्टिकुलर होती हैं। जैसे बुखार आया तो उसके अंदर मलेरिया का बुखार आया तो जाहिर सी बात है कि ठंडी लग के बुखार आया साहब, ये एक आम सी मतलब जो है अलामत है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, और डॉक्टर्स भी इसको पसीना आ गया। तो अब इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से हम लोग तशख़ीस करेंगे कि ये आया, ये से मलेरिया का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सौदावी मर्ज है या इसको हम सफरावी मर्ज बोलेंगे। मलेरिया के कॉज तो पैथोलॉजी वाले जो है, एलोपैथी वाले जो हैं वो कहते हैं भाई मलेरिया पैरासाइट है। बेशक वो सही है, नई रिसर्च के हिसाब से सही। तो हम लोग जो है उसको दमवी के अंदर रखेंगे कैटेगरी में, या बलगमी की कैटेगरी में रखेंगे, या सौदावी की, बहरहाल किस उस कैटेगरी में कैटेगरीज जो हम लोग कैटेगरीज जो तो हम किस तरीके से उसको करते हैं। आपका जो एक कंसेप्ट है कि मिजाज के एतबार से अमराज का क्या ताल्लुक है, यूनानी के अंदर
खिल्त के बगैर अमराज का तस्वुर एकदम नामुमकिन है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, और बिल्कुल एक यूनानी फिजिशियन के नाते मैं आपको ये बताता हूँ कि हम हर अमराज को, हर मर्ज को अकॉर्डिंग टू अखलाक हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका इलाज व मुआलजा कर सकते हैं, और अगर सेहत है, सेहत हासिल है, और अगर उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है तो उससे हिफाजत भी कर सकते हैं, सेहत की हिफाजत भी कर सकते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं दमवी पेशेंट को ले लेता हूँ, जैसे पूरी ह्यूमन बीइंग को, पूरी इंसानियत को स्कॉलर्स ने 4 कैटेगरीज में तकसीम किया। उनकी एक्टिविटीज़ देखकर, उनकी पर्सनैलिटी देखकर, उनके फंक्शंस देखकर, उनके जिस्म के अंदर पाए जाने वाले फंक्शंस और उनके पाए जाने वाली खुसूसियत को देखकर। जैसे दमवी के अंदर इंसान जो रहेगा वो एकदम नॉर्मल एतबार में रहेगा, उसका उठना बैठना नॉर्मल एतदाल में रहेगा, उसकी स्किन जो रहेगी वो उसका हार मिजाज किसी तरफ हार और रतब रहेगा। जैसे बलगमी की अगर हम स्किन देखेंगे तो हमको कोल्डनेस, सॉफ्टनेस, मॉइस्टनेस महसूस होगा, इस तरह से दमवी मिजाज में नहीं फील होगा। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ और सिर्फ सफरावी की स्किन को टच करेंगे तो यहाँ पे हरारत यबूसत के साथ मिलेगी, ड्राइनेस के साथ में मिलेगी, जो हीट हमको मिलेगी वो ड्राइनेस के साथ में मिलेगी। जैसे हमने पेशेंट को टच किया, पेशेंट की पल्स देखने के लिए उसको हाथ लगाया, या हमने उसको मलमस किया, या हमने उसको टेक्टाइल सेंसेशन से देखा, तो जैसे ही हमको मिजाज का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम उसका उठना बैठना, किस माहौल में वो ठीक हो रहा है, किस माहौल में वो रह रहा है, उसका यूरिनेशंस, उसके साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, उसके फुजलात, उसके एक्सक्रीटा ऑफ द बॉडी, इस तरीके से हम तमाम के तमाम पैरामीटर से उसका मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इस तरीके से हमने अंदाज़ा लगा लिया तो अब एक चीज़ हमारे पास में ये आएगी कि उसको कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती है। खिल्त का गलबा खिल्त का गलबा कौन कौन से, अब जैसे हुम्मा का आपने जिक्र किया है, हुम्मा सफरावी पेशेंट को ज़्यादा होगा, क्यों तो वहाँ पे हरारत पेशेंट के अंदर जिस्म के अंदर मौजूद है, जिस्म के अंदर हार और ऋतु हार और यबूसत है। तो सफरावी अमराज के जो पेशेंट रहेंगे वो हुम्मा के अंदर या बुखार के अंदर ज़्यादा मुब्तला होंगे। जैसे सर्द अमराज है वो बलगमी पेशेंट सर्द अमराज के अंदर ज़्यादा मुब्तला होंगे, जैसे सर्दी है, ज़ुकाम है, तुम्हारे ज़िकुन नफ्स है, दमा है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, इस तरीके से। अब मेलनकोलिक जो पेशेंट है वो नफ्सियाती अमराज में ज़्यादा मुतासिर हो, सौदागियत की तरफ, मेलनकोलिक की तरफ या मालनखुलिया की तरफ, जैसे डिप्रेस्ड रहेगा हमेशा, फिर किसी से सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, साइकोलॉजिकल डिपेंड। तो ये तो मैं मुख्तसर सी एक कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ। ये इन चंद क्लिनिकल फीचर्स और कुछ साइन सिम्टम्स की वजह से हम मिजाज को डायग्नोज भी कर सकते हैं, मिजाज के डिसीज़ को पहचान सकते हैं, और उन डिसीजेस के एतबार से या उस मिजाज के एतबार से हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सर्द बीमारियां हो रही है, गर्म दवाएं दे दो, गर्म बीमारियां हो रही है, सर्द दवाएं दे दो। उमूमन दमवी मिजाज का जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल और आइडियल बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल तो सभी है लेकिन ये बीमारियों से कम मुतासिर होता है, या किसी भी इन्फेक्शन से कम मुतासिर होता है, किसी भी तादिये से, किसी भी मुताफिन से ये कम मुतासिर होता है। और ये सबसे ज़्यादा सेहतमंद, सबसे ज़्यादा हेल्दी, सबसे ज़्यादा इसके फंक्शंस मॉडरेट, और सबसे ज़्यादा इसकी सोच, सबसे ज़्यादा ये सोशिएबल रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा लोगों के ताल्लुक से सोचेगा। इस तरीके से एक एतबार से देखा जाए तो दमवी मिजाज का जो पेशेंट रहेगा वो एतदाल के करीब रहेगा। तो अब एक हकीम साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे जो मौसमियात हैं, जी, इन मौसमों का भी कुछ अखलाक के ऊपर असर होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे आपने ये बताया है कि मौसम का ताल्लुक, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जैसे जो मौसम गर्मा चल रहा है, तो हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्योंकि सेहत आम्मा का प्रोग्राम है, तो हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि भाई मौसम गर्मा के अंदर किस खिल्त का गलबा ज़्यादा होता है, और उसका गलबा ज़्यादा होने की वजह से कौन से अमराज के होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है? मौसमियात के ताल्लुक से थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमारे स्कॉलर्स ने पूरे आलम के लिए काम किया है, पूरे यूनिवर्स के लिए काम किया है। जहां भी उन्होंने कोई बात कही है तो पूरी दुनिया को नज़र में रख कर बात किया है। अब इसी तरीके से मौसम की बात चल रही है, तो अब गर्मा का मौसम चल रहा है, तो हमारे पास में ये भी कंसिडरेशन है कि मौसम कैसे चेंज हो रहा है। मौसम अगर चेंज हो रहा है तो ये अपने साथ में कौन कौन सी बीमारियां लेकर आ रहा है, और ये कौन कौन से पेशेंट इस सीज़न में हेल्दी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर सीज़न
सीज़न हर पेशेंट के लिए मतलब बेनिफिट है या हर पेशेंट के लिए नुकसानदेह है या हर पेशेंट के लिए नुकसानदेह, ऐसा नहीं है। अब जैसे बलगमी मिजाज का कोई पेशेंट है, उसका मिजाज अंदर से सर्द उत्तर है, बारिद रतब है, तो उसके लिए ये सीज़न सबसे अच्छा है। गर्म मौसम गर्मा में, लेकिन जिनका मिजाज जो पहले से ही दमवी है या सफरावी है, उन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। उन लोगों को ठंडी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों से अवॉइड रहना चाहिए। ज्यादातर इस मौसम में सब कौन से मतलब अमराज गालिब रहते हैं? मतलब इस सीजन में आमतौर पर सफरावी मिजाज के लोगों को एसिडिटी वगैरह होती है, लू लग, ज़रबतुश शम्स हमारे पास में एक बड़ा कंसेप्ट है। अगर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और सनसेट ज्यादा बढ़ जाता है या सन का पावर ज्यादा बढ़ जाता है, तो जैसे सन स्ट्रोक जिसको कहते हैं, हमारे पास में इसका कंसेप्ट है ज़रबतुश शम्स के नाम से। इसमें हम उसको शोरबा देते हैं और आपशोरा देते हैं, जो कि एक आम से बना होता है, खाम आम जो होता है, उस कच्चा आम जो होता है, जिसको हम आमतौर पर कैरी वगैरह के इसमें कहते हैं, उसका हम एक शोरबा बनाते हैं और शोरबा बनाकर उसको देते हैं। काफ़ी उसमें उसको रिलैक्स होता है। वो इसमें तरबूज, कलिंगर जिसको कहते हैं, ऐसी चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकता है। और खरबूज वगैरह भी खाता है, सफरा वगैरह दवाएं, अफ्तीमून है, आलू बुखारा है, ये सारी दवाएं वो इस्तेमाल कर सकता है। अर्क़े बादियान वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। इस मौसम में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद है और ये आम घरेलू इस्तेमाल में अवेलेबल भी है। और अभी जब बात सफरावी मिजाज की चल रही थी, आमतौर पर ऐसे लोगों को इस सीजन में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। हीट जिस्म के अंदर रहेगी और हीट बाहर से आएगी, तो बॉडी के जो फ्लूइड्स है वो ड्राई हो जाएंगे, फ्लूइड्स सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, बढ़ जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, मतलब और वो सफरावी पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट महसूस करेगा, प्रिकिंग सेंसेशन या चुभन अपने जिस्म के अंदर महसूस करेगा। इस तरीके से सारी एक्टिविटीज उसको मिलेगी। और फिर खाने पीने में भी हमको एतदाल बरतनी चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें ना गर्म खा लें। डाइजेशन के अमल में मतलब क्या फर्क आ जाता है इस मौसम के अंदर? इस मौसम के अंदर तो सफरावी मिजाज वालों का तो मेटाबॉलिज्म एकदम बढ़ जाएगा, उनकी एक्टिविटीज एकदम बढ़ जाएगी। जीआईटी सिस्टम या अमल इन्हिजाम जो है वो सिस्टम इतना ये हो जाएगा कि वहाँ पे इवापोरेशन होगा और वो मतलब हीट रुतूबत सूखेंगे, लामुआला उसका असर जीआईटी पर पड़ेगा। जीआईटी पर जो हमारा म्यूकस सिक्रेशन है और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर है वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। लेकिन बनिस्बत सफरावी मिजाज के अगर हम बलगमी मिजाज को देखें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। वो इस सीज़न में अपने आप को मुतमईन सुकून बख्श महसूस कर सकते हैं। दमा और ज़िख़ुन नफ्स वगैरह की शिकायतें इस सीज़न में कम हो जाएगी। बस इतना है कि ऐसे पेशेंट जिसको एलर्जी की शिकायत है वो धूल वगैरह से थोड़ा एहतियात बरतें, वरना नहीं तो फिर एवरीथिंग इज़ अंडर द सन एंड सन इटसेल्फ कैन कॉज बाय एलर्जी। तो इतना बड़ा इसका एक स्कॉलर का सेंटेंस है। तो वाक़तन तो जितनी हिफाजती तदाबीर हम लोगों से हो सकती है वो हमको करना चाहिए। हम भी आज हम पूरी टीम, हमारी टीम मेडिकल लाइन पूरी लगी इसीलिए है कि इंसानियत को उनके दुख दर्द से बचाया जाए। और यूनानी के अंदर जिस तरीके से कुलियात में बात आ रही है, तो कुलियात में इलाज मौलजे के साथ परहेज का भी तरीका बताया गया है, ग़िज़ा का भी कैसे इस्तेमाल करें, कौन सी ग़िज़ा आपके लिए, पूरा कंसेप्ट सेहत से बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपका मतलब बहुत शुक्रिया कि आप मतलब जो है हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ये तो वक्त जो है बहुत कम था तो कुलियात पर ही बहस हो सकी है। आइंदा आपसे इंशाअल्लाह रहमान हम ज़रूर बातचीत करेंगे और आगे आपकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपने लोगों को, नाज़रीन को जो है आपसे मतलब जो है और इंशाअल्लाह मालूमात मुफीद हासिल होंगी। नाज़रीन किराम, ये था हमारा प्रोग्राम हिफ़्ज़ान सेहत, जिसके अंदर हमारे एक रिसर्च स्कॉलर तशरीफ़ लाए जनाब डॉक्टर अब्दुल जलील साहब, जिन्होंने बड़ी मुफीद मालूमात कुल्लियात तिब के ताल्लुक़ से यूनानी पैथी की तारीख़ी पस मंज़र को बताते हुए, यूनानी पैथी के बुनियादी उसूल व ज़वाबित को बताते हुए आपको जो मालूमात मतलब जो है दी हैं, और मौसम गर्मा के ताल्लुक़ से जो अभी सरेदस्त चल रहा है, जो आपको मशवरों से नवाजा है और जो हिदायत की हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। अगले एपिसोड में हम इंशाअल्लाह फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।